सो आज का हम लोगों का एजेंडा है, डिस्कशन का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो पहला टॉपिक है, पहला पैराग्राफ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। द आंसर इज, जहां पे यह एक ऐसा वर्टिकल फॉर्म का एक स्टेटमेंट बना करके जहां पे हम लोग साल भर का एक पर्टिकुलर पीरियड का, वो पीरियड नॉर्मली इंडिया में 1 साल का होता है। आप चाहें तो क्वार्टरली कैश फ्लो बना लो, डेली कैश फ्लो बना लो, आपका मन करे तो, बट फॉर प्रिपेयरिंग द एनुअल रिपोर्ट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी नीड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो फॉर वन पर्टिकुलर ईयर। तो मैं जब भी पीरियड बोलूंगा उसको 1 साल समझने का है। तो what happens when we prepare a cash flow statement? We show all the items of inflows and outflows of cash and cash equivalents. यहाँ पे cash flow statement में ना बच्चों, cash doesn't mean cash in hand only. Cash means cash and cash equivalents. और उसके अंदर क्या क्या चीज आता है थोड़ी देर के बाद अपने डिस्कस करेंगे। हाँ, so what is a cash flow statement? The answer is, a cash flow statement is a statement for a period or for a year in which we show all the inflows and outflows of cash. Cash means cash and cash equivalents again. All the inflows and outflows of cash during a particular year, okay, by classifying them into 3 activities. क्या क्या वो 3 एक्टिविटीज होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन द सेम ऑर्डर। तो अगर साल भर में जितने भी कैश फ्लो हुए, जितना भी रुपया कहीं से आया, जितना भी रुपया कहीं पर गया, अगर हम लोग उसको एक टेबुलर फॉर्म में सजा दें, अरेंज कर लें और उसको 3 एक्टिविटी में क्लासिफाई कर लें कि भाई फलाना फलाना कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, ये 5 कैश फ्लो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं और ये 5 कैश फ्लोज फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं। आइडेंटिफाई कर लिए, क्लासिफाई कर लिए, फिर सजा दिए तो टोटल मान लो 15 आइटम ऑफ कैश फ्लो है, 15 कैश फ्लो है, 5 ऑपरेटिंग है, 5 इन्वेस्टिंग है, 5 फाइनेंसिंग है। टेबल में लगा दिए, ऊपर में पहले ऑपरेटिंग लिख दिए, फिर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो लिख दिए, फिर फाइनेंसिंग कैश फ्लो लिख दिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का टोटल निकाल लिए, इन्वेस्टिंग का टोटल निकाल लिए, ऑपरेटिंग क्या नाम उसका, फाइनेंसिंग का टोटल निकाल लिए। तो 3 कैश फ्लो आया, फिर वर्चुअली तीनों को ऐड कर लिए और लास्ट में जो टोटल तीनों का टोटल आया वो उसको बोलेंगे कैश जेनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके साथ अगर अपन ओपनिंग कैश को ऐड कर देते हैं, सो दैट बिकम्स क्लोजिंग कैश। तो अगर समरी के फॉर्म में बोले ना, तो ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश बाय क्लासिफाइंग देम इनटू 3 डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर विथ द रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश। एंड कैश हियर मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जब मैं बोलता रहूं ना, तो जो लिखा हुआ जो बोर्ड पे जो राइटअप किया हुआ है उसको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा टाइम टू टाइम। मैं भी पढ़ूंगा बट उसको भी आप साथ में पढ़ते रहिएगा, तो आप लोगों का इजीली अंडरस्टैंडिंग, माने थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो आइए रीड करते हैं साथ में। ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। माइंड दिस वर्ड, थोड़ी देर के बाद क्लैरिटी आएगी। इन वर्टिकल फॉर्मेट, टी शेप में नहीं। फंड फ्लो स्टेटमेंट टी शेप में बनता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको वर्टिकल फॉर्म में बनाना होगा, जैसे आप बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में बनाते हो। वर्टिकल फॉर्म समझे ना, ऊपर नीचे वाला। जैसे आप P&L को वर्टिकल फॉर्म में बनाते हो, कैश फ्लो को भी वर्टिकल फॉर्म में बनाना होगा। सो इन वर्टिकल फॉर्मेट टुगेदर विथ अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ओके, अच्छा, एकदम क्लियर कट दिमाग में रखना कि अगर कोई आइटम बैलेंस शीट में हल्ला मचा रहा है, P&L में हल्ला मचा रहा है, बट कैश फ्लो में वो तभी आएगा क्या, जब कोई कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने बिल्डिंग परचेज करी, मान लो 1500 करोड़ की बिल्डिंग परचेज करी, पर अभी तक 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किए। आपकी एंट्री आई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग का आपने डेप्रिसिएशन भी मार दिया साल भर में। कैश फ्लो में कुछ भी आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि कैश फ्लो हुआ ही नहीं ना। तो एक चीज एकदम क्लियर रखिएगा कि हर ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने के लिए उस ट्रांजैक्शन के अंदर ये मादा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि दैट हैज ईदर रिजल्टेड इनटू अ कैश
इनफ्लो और रिजल्टेड इनटू अ कैश आउटफ्लो। क्लियर? सो मेरा सेकेंड पैराग्राफ उसी चीज को ऊपर डिस्कस करता है कि एन आइटम कैन ओनली बी क्या recognized in the cash flow statement if it has affected a cash inflow or a cash outflow. Building purchased in credit cannot be presented in cash flow statement. Okay? आइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक साथ जोड़ के रखने का, इसको एक करने का लॉजिक क्या है, और लॉजिक से ज्यादा मतलब क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन रैदर, या व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब हम लोग कैश को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला करके बोलते दिस इज माई कैश। ओके, पहले डिस्कस करते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आइटम ऐड होता है या क्या क्या आइटम आता है। सो बेसिकली देयर आर 6 आइटम्स। वन इज कैश इन हैंड, सेकेंड पढ़ो कैश एट बैंक, थर्ड वन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फोर्थ वन वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, वेरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस, और बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज पार्ट ऑफ कैश। अगर आपने ना बेटा बैंक ओडी लिया है जो फिनांस के नेचर का है, जो लोन है, उसको आप कैश इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते। लेकिन वो बैंक ओडी जो अकाउंटिंग करते वक्त ओडी बन जाता है, जैसे आप बैंक अकाउंट बनाते रहते हो और अचानक एक ओडी आ गया, सच में बैंक से कोई ओडी लिए भी नहीं हो, सैंक्शन भी नहीं कराए हो, बट आपके बुक में ओडी आ गया खाली ऐसे ही। सो दैट टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट या दैट ओवरड्राफ्ट विच इज पार्ट ऑफ योर कैश मैनेजमेंट प्रोसेस, उसको आप कैश इक्विवेलेंट में लेओगे। सो एक स्टूडेंट जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखना है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला बड़ा लेसन है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 6 आइटम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म एडवांसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट्स और एडवांसेस है ना, इसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 3 months, 1 year नहीं, लेस देन इक्वल टू 3 months। और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क। मतलब ये कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट में बहुत रिस्क है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 4 दिन के लिए किया, लेस देन 3 month ही है वो, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, तो आपको जो पैसा मिलेगा 4 दिन के बाद, क्या उसका अमाउंट नोन है कि इतना पैसा मिलेगा? 4 दिन के बाद कुछ भी हो सकता है। पूछो साकेत से पिछले 4 दिन में क्या हुआ है, आपको तो पता ही होगा पिछले 4 दिनों में क्या हुआ है, बट एनीवे हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सभी लोग दुखी हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग नाउ इज कि अगर कैश इक्विवेलेंट के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट को आना है तो उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लेस देन 3 month तो होना ही है। 0 डिग्री, नो लो मतलब इतना लो वंशिका कि 0, आपको नोन अमाउंट ऑफ कैश मिलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं इतना ही रुपया हमको मिलना चाहिए, तो वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट इज 0। ओके, तो ये जो 6 आइटम आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो, दे आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन। अब पूछोगे कि सर हम लोगों का क्या मतलब, हमको करना क्या है, ये 6 आइटम को करना क्या है और ये हमको दिखेगी कहां पे? आंसर इज दे ऑल आर बैलेंस शीट के एसेट साइड का आइटम। ओनली बोलो बोलो बोलो, ओनली दी ओवरड्राफ्ट जो है, नहीं ओनली दी ओवरड्राफ्ट, बाकी सब एसेट है, ओनली दी ओवरड्राफ्ट जो वो लायबिलिटी साइड की आइटम है। तो सर हमको करना क्या है? आंसर इज, अगर आपको ये 6 आइटम बैलेंस शीट में दिखा ना, आप पहले इसको ऐड करके 1 बना दो। अब प्लीज भाषण मत देना सर 1 तो लेस होगा ना, 6ठा वाला तो लेस होगा ना। हाँ वो होगा, और अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम थप्पड़ खाओगे। ओके, तो आपको करना क्या है, बैलेंस शीट में ये दिखेगा, 1 बना दो इसको और बोलो दिस इज माई ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस इज माई ओपनिंग कैश एंड कैश। मान लो एग्जांपल बोलूं, मान लो ये 100 करोड़, ये 100 करोड़, 100 100 100 100 और ये -100, ये सॉरी ये तो टोटल है, तो ये तो नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो ये 100 200 300 400 500 -100,
400 करोड़। तो आप बोलेंगे माई ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 400 करोड़। ये आपको पहले निकाल के रख लेना पड़ेगा। क्लियर? 2। फिर आपको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल के रख लेना पड़ेगा। मान लो क्लोजिंग ही सब में 150 150 ईच, तो 150 150 150 150 150 750 माइनस 150 600। तो आप बोलेंगे दिस इज माई क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टूडेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये कहता है कि आप पहले ये वाला काम करके रख ले रफ में। ओके, और ये दोनों डेटा आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। बैलेंस शीट से नहीं मिलेगा तो लेजर अकाउंट से निकाल लेना, अगर बैलेंस शीट अभी तक नहीं बनाए हो तो। बट बैलेंस शीट बनाने के बाद ही लोग कैश फ्लो बनाते हैं, इतना मैं आपको बता देता हूं। तो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। ये दोनों निकाल लेना आपका पहला जिम्मेदारी है। ओके। 2, सर आप क्या करना है, जब आप कैश फ्लो बनाओगे ना तो आपको पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो सारे आइटम लिखने पड़ेंगे। मान लो 5 आइटम लिख लिए, फिर आप इन्वेस्टिंग के 5 आइटम लिख लिए, फिर आप फिनांसिंग के 5 आइटम लिख लिए। इन सबको इनर कॉलम में लिखना है, फिर इनके टोटल को बाहर निकाल लेना है। बोर्ड पे समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये टोटल आ गया मान लो 40 60 और 100। तो 40 को आप क्या बोलोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 60 को बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 100 को बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। ये फॉर्मेट रहेगा। अब आप टोटल कर दोगे, टोटल आ गया 200। इसके बाद आप ये चीज लिखोगे, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 400, तो इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड, तो यहां पे 400 लिखोगे, ऑटोमेटिकली इक्वल टू 600 हो जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिकली फॉर्मेट इस तरह का होने वाला है, और इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। क्लियर? नाउ अब अगर आप वर्टिकल फॉर्मेट में आप कुछ बना रहे हो, टू बाय नहीं लिख रहे हो, डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे हो, एक ही स्टेटमेंट है और इनफ्लो आउटफ्लो दोनों लिख रहे हो वहीं पे। अब मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप लिख रहे हो कैश सेल्स और कैश परचेजेस, तो कैश सेल तो इनफ्लो है और कैश परचेजेस बोलो बोलो आउटफ्लो है। तो आप कैसे एक जगह पे लिखोगे? द आंसर इज हम लोग आउटफ्लोज को ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ आउटफ्लोज आर शोन इन दी ब्रैकेट। इस चक्कर में ना अगर आपका ये बाहर वाला फिगर, समझे कौन सा बाहर वाला फिगर, ये भी अगर ब्रैकेट में आ जाए घबराने का नहीं, तीनों ब्रैकेट में आ जाए घबराने का नहीं, टोटल ब्रैकेट में आ जाए घबराने का नहीं, सब कुछ ब्रैकेट में आ जाए घबराने का नहीं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं शेड्यूल 3 लव्स ब्रैकेटिंग, उसको ब्रैकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में आ जाए, लॉस पर शेयर है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी ब्रैकेट में आए टेंशन नहीं है। डन। सो अब आते हैं, बात करते हैं कि सर ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपने बोला कुछ पर्पज है, क्या पर्पज है? एक तो आपने बताया कि इन 6 को एक समझना है, इन 6 को एक समझना, वो हम लोग समझ लिए क्या करना है। और क्या पर्पज है सबसे इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान रखने का, क्या? अगर इस 6 आइटम के बीच में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जो इसमें से किसी 2 या 3 को इंपैक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, मान लो आपने 5 लाख रुपया का कैश बैंक में जमा दिया। अब क्या हुआ, कैश से पैसा चला गया पर बैंक में आ गया। अब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एज ए टोटल अगर देखोगे, जवाब दो, तो सेम है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो हमको इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाने का जरूरत नहीं करना है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक बनाने का मतलब है एनी ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स 2 or 3 of these 6 items cannot be shown in a cash flow statement because एक गिरा दूसरा बढ़ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो चेंज नहीं हुआ ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। मैंने नीचे लिख करके दिया, देखो, इफ देयर इज ए ट्रांजैक्शन इन एनी ऑफ द 2 आइटम्स फ्रॉम द अबव 6 आइटम्स वी डोंट शो इट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन मान लो मैंने फर्नीचर परचेज किया और पेमेंट किया, चेक से ही पेमेंट किया, जर्नल एंट्री होता फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? कैश में परचेज किया,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ये देखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज वन, चाहे बैंक से फ्लो हो, चाहे कैश से फ्लो हो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से फ्लो हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। गॉट द पॉइंट क्लियर? आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। साइज को मेरे को थोड़ा सा ठीक कर लेने दो। ठीक है, विजिबिलिटी आई। फोर्थ टॉपिक, तीन टॉपिक हम लोग, मैंने तीन छोटे छोटे पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया, आपने देखे उनको, आप लोग रीड करते रहिएगा जो जो लिखा हुआ है। ओके, डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको बोला था सबसे पहले पैराग्राफ में कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश उसको तीन में से किसी ना किसी एक एक्टिविटी के अंदर क्लासिफाई करना होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने फर्नीचर परचेज करके कैश पेमेंट किया तो कैश आउटफ्लो तो हुआ, लेकिन आप उसको कौन सी एक्टिविटी के अंदर दिखाओगे ये आपको पहले क्लासिफाई करना होगा। और ये एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। और वो तीन एक्टिविटी का नाम क्या था हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब उसके अंदर का बात डिस्कस करते हैं। क्या तीन एक्टिविटी का नाम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देखो और बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे कैश फ्लोज आते हैं। वेरी सिंपल, आपका जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है ना, जो आपका धंधा है ना, उससे रिलेटेड जितने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। ऑल दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। वी विल डिस्कस दैट लेटर। ओके, बट अगर पहला लेवल पे जाएं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम वो सारे कैश फ्लोज लिखते हैं जो हमारे धंधे से रिलेटेड है। परचेजेस, सेल्स, सैलरी पेमेंट, रेंट पेमेंट, नहीं समझे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेमेंट, वो सारा चीज जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या बोलो तो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो कैश फ्लो भी दिखाना पड़ता है जो ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग भी नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं लिख पाते हो उसको मजबूरी से ऑपरेटिंग में ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एस3 में 4 एक्टिविटी डिजाइन किया हुआ नहीं है। आज भी मेरे को शिकायत है इस चीज से, मैं हमेशा बोलता हूं 4 एक्टिविटीज होना चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, अदर्स। हर जगह पे आप देखिए अदर्स है दुनिया में, कैश फ्लो में नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलो है, बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 में अदर असेट्स, अदर करेंट असेट, अदर नॉन करेंट असेट, अदर लाइफ है कि नहीं बोलो, पर ये कैश फ्लो में नहीं है। हो जाता ना तो मेरा जो तो अपना अंदर का जो क्या बोलो उसको, दुख बोल दो, भड़ास बोल दो, वो निकल गया होता। हमें क्या करना पड़ेगा बोलो कि अगर कोई आइटम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आ पाया लेकिन वो कैश फ्लो है तो उसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में दिखाना होगा, अदर अलग से दिखा दीजिएगा, सो दैट डिस्टिंक्शन रहे। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी इनकम रिसीव्ड, अब मान लो चलते ही खेल लिए, वो आजकल बहुत सारे चल रहे हैं लॉटरी वॉटरी, हाँ, ड्रीम 11 खेल लिए, 3 पत्ती खेल लिए, शनिवार है आज। सो एनीवे, तो अगर उससे कोई पैसा का इनकम हो गया, इनफ्लो तो है, अब इनकम हुआ तो इनफ्लो है, पैसा मिला हमको, ऑपरेटिंग नहीं है बिकॉज ऑपरेशन मेरा कुछ और है, पढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिनांस नहीं है, तो ऑपरेटिंग में ही दिखाना पड़ेगा, अलग से दिखाना पड़ेगा। आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन वाला एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। बोलता है कि अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बोलो क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड items arising from
प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज एंड अदर एंसिलरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप पूछोगे सर अदर एंसिलरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हुआ? अब ट्यूशन पढ़ाना आपका ऑपरेशन है, तो अदर एंसिलरी ऑपरेशन, मान लो कोई ब्रोकिंग का काम कर लिए सर। फॉर एग्जांपल मान लो इस बच्चे को, तुषाल को कोई फ्लैट खरीदना था और आयुषी को कोई फ्लैट बेचना है, तो हम उसका फ्लैट बिकवा दिए, इसका फ्लैट परचेज करवा दिए, मेरे को 2 लाख रुपए का ब्रोकरेज इनकम हो गया। मेरा काम नहीं है, माने काम नहीं है मतलब किए तो है तो काम तो है ही, बट मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं है, अलग से कुछ हो गया मेरे से। अब आप कमेंट करेंगे सर हम लोग से भी 2 लाख रुपए लेंगे, ये वाहियात बात नहीं करने का, कैश फ्लो सीखने का, कैश फ्लो सीखने का है। द आंसर इज, उसको कहां दिखाएं बताओ? इन्वेस्टमेंट में दिखा दें, फिनांस में दिखा दें, लोन है वो, शेयर परचेज सेल है नहीं ना, तो उसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा। तो एक तो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, दूसरा अदर एंसिलरी एक्टिविटी, और तीसरा इट ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग आइटम्स या एक्टिविटीज। आइए डिस्कस करते हैं कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लेते हैं। एकदम सिंपल, असेट, फिक्स्ड असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको बोलते हो, फिक्स्ड असेट का परचेज सेल और इन्वेस्टमेंट्स का परचेज सेल। क्या बोला फिर से? फिक्स्ड असेट का परचेज सेल और इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो सरकमफरेंस है, जो एरिया है, वो थोड़ा और बड़ा होगा। सर कैसे? फॉर एग्जांपल अब मान लो आपने स्टॉक मार्केट में 4 करोड़ रुपए डाला, तो 4 करोड़ रुपए का आपने ड्यूरिंग द ईयर शेयर परचेज किया, आउटफ्लो हुआ, बोलो हाँ। और इन्वेस्टमेंट है वो, शेयर परचेज करना इज एन इन्वेस्टमेंट, तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखाया। उसी 4 करोड़ रुपया से ड्यूरिंग द ईयर आपको 20 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ, नहीं समझे? उससे 20 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो डिविडेंड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूं, 3 पीढ़ी का एग्जांपल मैं लेता हूं, दादा, बाप और बेटा। दादा, बाप और बेटा। दादा हो गया परचेज ऑफ शेयर्स या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया बेटा, समझे? और टैक्सेस पेड ऑन सच इनकम्स, इसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्सेस पेड जो आप बोलते हो, इन सब के ऊपर जो टैक्सेस देना होता है वो हो गया बेटा, या दादा बाप बेटा, ठीक है ना? तो जो एक बार कोई आइटम जब कोई एक्टिविटी के अंदर आ जाता ना बच्चा, तो उससे निकलने वाले सारे आइटम भी उसी एक्टिविटी के अंदर ही क्लबिंग किए जाते हैं। ये एक तो बेसिक आइडिया आप अपने पास रखोगे। ओके, आइए पढ़ते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड items arising from purchase and sale of fixed assets and investments. It also includes items arising from investments itself, which are dividend received, interest received. टैक्सेस का बात मैं थोड़ी देर के बाद अलग से भी पैराग्राफ में करूंगा, अभी भी आप अपने मुंह से जरूर बोल सकते हो। आइए थर्ड डिस्कशन कि सर फिनांसिंग एक्टिविटीज में क्या लेते हैं। तो एकदम सिंपल, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का जो मोटा मोटा हेवी आइटम होता है ना, नहीं समझे, वो फिनांसिंग एक्टिविटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन। सर पैसा का जुगाड़ करना, कुल मिला के बिजनेस करने के लिए जो हम लोग पैसा का जुगाड़ करते हैं वही तो फिनांस है ना? बिल्कुल वही फिनांस है। एफएम की क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे टाइप्स ऑफ फिनांसिंग, या जो क्या नाम चैप्टर, उस चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। कि डेट उतना ही लेना है जितना संभाल पाओ, डेट इक्विटी रेशियो बिगड़ना नहीं चाहिए, पढ़ते हो ना? तो वो सब कुछ फिनांसिंग एक्टिविटी में आता है। तो अगर ब्रॉडली बोले ना तो बोलो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर, बाईबैक बोलते हैं उसको, इक्विटी शेयर के रिडेम्पशन को बाईबैक बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का इश्यू, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, लोन लेना, लोन वापस देना, ये सब फिनांसिंग एक्टिविटी में आता है। अब इससे पैदा होने वाला आइटम सब जैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब भी फिनांसिंग एक्टिविटी में क्लब करना है। तो अभी तक अगर ब्रॉड बात बोले ना तो एक चीज हम लोगों ने क्या सीखा बोलो तो, कैश फ्लो में वही आइटम लिखेंगे जिसने कैश फ्लो किया हो।
एंड दूसरा, जब भी कैश फ्लो में कोई आइटम लिखेंगे तो क्लासिफाई करके लिखेंगे, किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर उसको डालना पड़ेगा। और तीसरा, एक बड़ा आइटम अगर किसी एक्टिविटी के अंदर में आ गया तो उसका बच्चा सब भी उसी एक्टिविटी के अंदर रहेगा। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज आवर 5th पैराग्राफ, कि हाउ डू वी प्रेजेंट द कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली। तो मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनांसिंग एक्टिविटी, इसके कैश फ्लो जो होते हैं ना, उसको एक ही तरीका से प्रेजेंट किया जाता है, उसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड बोल के कुछ होता ही नहीं। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो होते हैं ना, उसके लिए AS3 ने दो बना रखा है, क्या बोले, दो मेथड बना रखा है, कि इधर यू कैन प्रेजेंट द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर, बोलो, डायरेक्ट मेथड, और यू कैन प्रेजेंट द कैश फ्लोज एज पर इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड झमेला वाला है, इनडायरेक्ट मेथड झमेला वाला है। ओके, डायरेक्ट मेथड बड़ा सिंपल है। डायरेक्ट मेथड में आपको करना क्या है, सिंपल जो आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश बुक में, माइंड माय वर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना है, कैश बुक में जाके देखो, जो आइटम आपको दिखा पढ़ करके, अच्छा ये ऑपरेटिंग है और ये मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके लिखना है, तो सीधा जाके लिख दो, सोचे बिचारे बिना। जैसे आप कैश सेल्स, कैश बुक में मिलता है कि नहीं, बोलो, क्या एंट्री मिलती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मिलता है ना। तो जैसे कैश बुक में दिखा, सीधा ले जाके कैश फ्लो में लिख दो। बस इतना याद रखना कि कैश बुक आप लोग डेली बेसिस पे बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट साल में एक बार बनाते हो, कैश बुक में कलेक्शन फ्रॉम डेटर 5 लाख बार आया होगा। अरे आपके 15,000 डेटर होंगे, साले रोज कल परसों पैसा देते होंगे, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको एक बार लिखना है। इसको मैं इजी लैंग्वेज में कैसे बोलता हूं, कि कैश बुक 5,000 पेज की होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 पेज का होता है। अटता नहीं है, कभी कभी 1 पेज में तो 2 पेज में जाना पड़ता है, बट 1 पेज का होता है। ओके, सो ब्रॉडली अगर हम आपको बोलें कि डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को सीधे सीधे लिख देते हैं एज दे अराइज, और इनडायरेक्ट मेथड में हम लोगों को, ब्रॉड बोलूं तो, प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ता है कैश फ्लो में। फिर से रिपीट करो, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोगों को प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर थोड़ा और रिफाइन होकर के बोलूं ना, तो आप ये बोल सकते हो कि वी स्टार्ट विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वी डू सम एडजस्टमेंट्स एंड वी get into a place called cash from operation। मैं रिपीट कर रहा हूं, अंडर इनडायरेक्ट मेथड हम लोग पीबीटी से स्टार्ट करते हैं, यू नो व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, और हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुंच जाएंगे इनडायरेक्ट मेथड में। यही कैश फ्रॉम ऑपरेशन अगर हमें डायरेक्ट मेथड से लाना है, तो हम सीधे सीधे 6 आइटम लिखेंगे, कैश सेल्स, कैश परचेजेस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स और एक्सपेंसेस, 5 ही आइटम, और एक्सपेंसेस पेड। अब वो सब भी आ सकता है, जो क्या नाम तुमसे जो दलाली लिए थे फ्लैट बेचने का, अब वो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा ना, तो वो लिख दो यहां पे, 6ठा आइटम हो गया। और उसका जो आंसर आएगा ना बेटा, वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन ही रहेगा, और वही आंसर बोर्ड पे दिख रहा सब कुछ अच्छे से, वही आंसर से मैच करेगा। मतलब सेम कंपनी का कैश फ्लो आयुषी ने बनाया डायरेक्ट मेथड से और तुषाल ने बनाया इनडायरेक्ट मेथड से, उनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बोलो बोलो बोलो, सेम आएगा। बस इसका तरीका अलग है, आयुषी का तरीका अलग है। ये तरीका इजी है, ये तरीका क्लमजी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने किसी को कुछ नहीं बोला कि बॉस यू फॉलो डायरेक्ट मेथड, यू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं बोला AS3 ने। सेबी ने अपना ज्ञान लगा दिया। सोचो सेबी ने किसके लिए क्या बोला होगा। सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को बोला। सेबी तो लिस्टेड कंपनी पे ऊपर रूल बना सकता है ना, किसी बाकी मेरे ऊपर थोड़ी सेबी रूल बना देगा। जल्दी बोलो। तो सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को बोला कि तुमको तो खाली
इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। इज इट डन? तो अगर क्लोज करें 5th पैराग्राफ को, तो डायरेक्ट मेथड में 5 आइटम ब्रॉडली सीधे सीधे कैश फ्लो में लिखना है, और इनडायरेक्ट मेथड में पीबीटी को कन्वर्ट करके कैश फ्रॉम ऑपरेशन लाना है। एकदम क्लियर? आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ग्रेट। ये जो पूरा डिस्कशन है ये होली डायरेक्ट मेथड के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इनडायरेक्ट मेथड का डिस्कशन अगले वाले पैराग्राफ में आएगा इन डिटेल। ओके, सी द डायरेक्ट मेथड का टोटल डिस्कशन। लेट मी एडजस्ट द पेजेस। ओके, सो ये ना पैराग्राफ 5 के अंदर में ही है, इसको नया पैराग्राफ मैंने नाम नहीं दिया। ये डायरेक्ट मेथड का डिस्कशन है। देखिए यहां पे कैश सेल्स बोलते जाओ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेड। अब यहां पे देखिए एकदम क्लियर कट आइडिया क्या है, आना जाना हुआ है, मतलब तेरा और मेरा, तेरे मेरे घर पे आना जाना नहीं है। फिर से बोलो, रुपया का आना जाना हुआ है। कैश सेल्स बोलते जाओ, इनफ्लो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इनफ्लो, कैश परचेजेस, आउटफ्लो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आउटफ्लो, एक्सपेंसेस पेड, आउटफ्लो। कैसे शो करेंगे? ब्रैकेट में, आउटफ्लोज को ब्रैकेट में और इनफ्लोज को सिंपल, एंड टोटल आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन। गॉट इट? नीचे मैंने एक बात लिखी टैक्सेस को लेकर के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि AS3 ने तो सिर्फ इतना बोला कि जिस तरह के भी टैक्सेस होना उसको एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट किया जाए, और वो जिस एक्टिविटीज को बिलोंग करते हैं उस एक्टिविटी में ले जाके उसको दिखा दिया जाए। AS3 ने इतना ही बोला कि टैक्सेस शुड बी क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड financing activities as per their characteristics and they should be shown separately। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टैक्सेस को आप किसी के साथ भी पंच करके या मर्ज करके नहीं, मतलब आप एक्सपेंसेस पेड के साथ नहीं दिखा सकते। टैक्सेस पेड अलग से दिखना चाहिए। ओके, सो बाद में मैं इसका डिस्कशन अलग से भी करूंगा, मैं अभी भी कर दूं। टैक्सेस को AS3 ने इसके बाद कुछ भी नहीं बोला, पर हम लोग अपने बच्चों के साथ डिस्कस करने के लिए जरूर बोलते हैं कि मुन्ना टैक्सेस 3 तरह का, एक इनकम टैक्स, एक कैपिटल गेन टैक्स और एक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आज के दिन नॉन एग्जिस्टेंट है, तो आपको बात करने की जरूरत नहीं है, बट एज सच आप बात कर सकते हो हमसे कि भाई डिविडेंड के ऊपर टैक्स, अगर हम डिविडेंड पे करेंगे तो डिविडेंड टैक्स देना होगा। तो डिविडेंड पे करना फिनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। कैसे? क्योंकि शेयर कैपिटल इशू करते हो, उस पे डिविडेंड देना है, तो शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड का बड़ा वाला आइटम हो गया। तो अगर शेयर कैपिटल फिनेंसिंग है तो डिविडेंड पेड भी बोलना है, फिनेंसिंग है तो फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी फिनेंसिंग हो गया। कैपिटल गेन टैक्स को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टिंग है तो उनके बेचने पे ही तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो इसको भी इन्वेस्टिंग में दिखाना होगा। और बाकी जो नॉर्मल इनकम टैक्स आ गया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। अब आप मेरे से आर्ग्यू करोगे फॉर द टाइम बीइंग कि सर यहां तो नहीं आया, तो कहां दिखाएंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे भी जगह है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन गया, अभी डायरेक्ट मेथड का CFO निकला है खाली। तो सर CFO के ठीक नीचे आप दिखाओगे यहां पे ऐसे करके, क्या बोलो? टैक्सेस पेड। और वो कौन सा वाला टैक्सेस पेड है नीचे देख करके बताओ? इनकम टैक्स पेड। गॉट द पॉइंट क्लियर? तो अभी खाली डायरेक्ट मेथड के ऊपर फोकस रखोगे। नाउ लेट अस कम टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम। क्या बात किए थे? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इंडिविजुअली अगर अलग अलग से डिस्कस करें तो देखिए, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स इनफ्लो, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स आउटफ्लो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आउटफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां से गायब हो गया। मान लो मैंने उस साल में कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अरे मेरे से टाइपिंग एरर हो गया, छूट गया वहां से, तो हम उसको कैसे सजा दिए देख लो कि मैंने इस साल में कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बट एनीवे वो है यहां पर। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्यों? हाँ, क्योंकि इन्वेस्ट की अगर वो इन्वेस्टिंग है
तो उससे पैदा होने वाला इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग है। अच्छा, यहां पे आपको एक तो बात याद दिलाता हूं, अगर आपको याद आएगा तो बोलिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है उसमें भी इन्वेस्टमेंट है, बोलिए ना हाँ है, तो वहां से भी तो इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, बोलो हाँ, वहां से भी तो इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। अरे वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दी, बैंक में डिपॉजिट ही कर दिए, वहां से जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो यहां दिखाना अलाउड नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा। तो सर आप तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां जगह नहीं बनाए, अरे जगह बन जाएगा, जितना चाहो उतना बन जाएगा जी, ABCDEFGHIJKL नहीं बन जाएगा जगह, हम लोग बनाते हैं जगह। तो अभी तुम दोनों के बीच में एक बच्चा नहीं बैठा सकते हम लोग, जगह ही तो बनाना है। सो एनीवे आगे बढ़ते हैं। याद रखना कि इन्वेस्टमेंट से पैदा होने वाला, जिसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे, उससे पैदा होने वाला इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में आएगा। लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है लेस देन 3 मंथ और 0 डिग्री ऑफ रिस्क वाला, उससे पैदा होने वाला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर दिखाना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड देन कम्स कैपिटल गेन, टैक्सेस पेड। सो ऑल दीज आइटम्स आर टू बी shown under investing activities. Got the point clear? Next page में चलता हूं। Good, nice। धीरे धीरे पेज सेट करने में स्पीड आ जाएगा, अभी देख रहे हैं कि फ्लो ठीक बना मेरा इस बार। अब आइए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बोर्ड पे देखते रहिएगा। मैंने क्या बोला था, बोलो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का मोटा मोटा हेवी आइटम सब, फिनांस पैसा जुगाड़ करने वाले आइटम सब। कैसे हम लोग पैसा जुगाड़ करते हैं? शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन लेके। सीधे सीधे इनके 8 आइटम बना दो। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन, लोन गिवन नहीं, लोन रीपेड, बिकॉज लोन गिवन इज इन्वेस्टमेंट। और ये बात हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे कि वाई लोन रीपेड इज फिनांस एंड वाई लोन गिवन इज इन्वेस्टमेंट। विल टॉक अबाउट इट थोड़ा देर के बाद। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। इश्यू ऑफ, साथ साथ बोलना है बेटो, हाँ, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर उस साल में हुआ नहीं। ओके, आगे चलते हैं। लोन टेकन, लोन रीपेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ये कॉर्पोरेट डिविडेंड पेड ही है, डिविडेंड पेड ही है। कॉर्पोरेट वर्ड आप ना लिखो तो भी चलेगा, बट डिविडेंड पेड। एंड देन कॉर्पोरेट डिविडेंड, टैक्सेस पेड। ओके, ये सारा आइटम किसके अंदर आया? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। अच्छा, हम लोग ना कभी भी ये नहीं बोलते कि सिर्फ इतने ही आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। जे के बाद अगर के हो रहा है, हो जाए ना, LMNOP कुछ भी हो जाए, हम लोग रेडी, हमारा जगह कम नहीं है हमारे पास। ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। क्लियर? लास्ट बार इसमें जो भी आउटफ्लो का आइटम होगा ब्रैकेट में आएगा, इनफ्लो सिंपल में आएगा। उसके बाद टोटल करके इसमें से एक अमाउंट टोटल करके टोटल अमाउंट को आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा दिस इज माय कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एकदम क्लियर है? सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस हुआ पैराग्राफ नंबर 5 का, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो के ऊपर ज्यादा फोकस्ड था। एक बार पहला पैराग्राफ को वापस से लेकर के आता हूं। मान लो आपको किसी क्वेश्चन पेपर ने बोला कि भाई डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना दो, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? बोर्ड पे मेरे को साथ साथ बोलते जाना। आप ऊपर में लिख दे कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ईयर या फॉर द ईयर एंडेड फलाना। आप स्टार्ट कौन सी एक्टिविटी से करोगे? कैश फ्लो फ्रॉम, बोलना बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहले वो 5 आइटम लिख दोगे, कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर वाली 5 आइटम, उसका टोटल करके कैश फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुंचा दोगे। इनर कॉलम में रहना अभी। उसके बाद टैक्सेस पेड लिख देना। ओके, फिर उसके बाद एक बार टोटल कर देना,
कैश फ्रॉम ऑपरेशन और टैक्सेस पेड का। अब टोटल मैंने ब्रैकेट में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो बोल देना कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि लॉटरी इनकम वाला कैश फ्लो अभी लिखना बाकी है ना, और उसको अलग से लिखना पड़ता है। तो फिर एक बार टोटल कर दिया, फिर लिख दिया लॉटरी इनकम रिसीव्ड, और ये आपका आखिरी आइटम है। उसके बाद जो टोटल आएगा, बोलो क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल के बाहर निकाल देना है। फिर फिनांसिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर, नहीं फिनांसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देना। वो सारा आइटम जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट वगैरह, उसको लिख दिया, टोटल बाहर निकाल दिया। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म, फिनांसिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, ये सारे आइटम लिख दो, फिर एक अमाउंट बाहर निकाल दो, क्लोज करो। फिर इन तीनों का, अभी 3 कैश फ्लो मिलेगा आपको, उन तीनों का टोटल कर लो। क्या बोलोगे उस टोटल को? कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। सर कैश लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर हुआ तो ब्रैकेट में डाल देंगे ना जी, जनरेटेड वर्ड को चेंज मत करना, कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या करेंगे बोलो, लास्ट में क्या बोले थे, एड ओपनिंग कैश इक्वल टू क्लोजिंग कैश। और वो ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश कहां से आया था, याद करके बोलो तो, बैलेंस शीट से हम लोग सबसे पहला पॉइंट वही किए थे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टोटल किए थे। ऐसे करके आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होएगा, डायरेक्ट मेथड वाला। क्लियर? सो नाउ लेट अस गो टू द 6th पैराग्राफ, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये भी ना इनडायरेक्ट मेथड का पैराग्राफ नहीं है, 7th में आएगा वो। तो सर 6th नंबर पैरा में आप क्या डिस्कस किए, छोटे छोटे 6-7 पॉइंट, उसको एक साथ बुक कर दिए, क्लब कर दिए। आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, अच्छा डिजाइन बनाया गया है, मैंने नहीं, मेरे स्टाफ ने किया है। ओके, आपको मैच करना है, मैच सामने सामने से ही होगा। जैसे लॉटरी विनिंग्स, बोली क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इन्वेस्टिंग फिनांसिंग में लिख नहीं सकते, ऑपरेटिंग में लिखना पड़ेगा, अलग से दिखना पड़ेगा, दिखना माने दिखाना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। There may be some cash flows which are neither operating nor investing nor financing. Such items are presented under operating cash flows as last item. कितना clear cut लिखा है, last item of operating activities separately. आइए next topic. Any interest received on cash equivalent items. अब देखिए मैं पहले ही डिस्कस कर लिया, आया साला बाद में, ठीक है ना, डिस्कस कर लेते हैं। क्या बात हुई थी बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना है तो डैश करके लिखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नीचे देखो लोन गिवन, हाँ यही वाला बात मैं कर रहा था। लोन गिवन क्यों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जी, क्यों? एक तो असेट है, चलो हाँ इसने अच्छा, वंशिका का अच्छा, एकदम इजी रास्ता बोल दो, ये सामने से सिंपल सा बात है। सर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने फिनांस नहीं लौटाया, जबकि लोन रीपेड भी आउटफ्लो है और लोन गिवन भी आउटफ्लो है, पर एक आउटफ्लो का पर्पज है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ब्याज कमाओगे, और एक आउटफ्लो का पर्पज है जो लोन लिए थे वो चुकाना है। तो लोन लिए थे, चुकाना है फिनांस। अनुपम, और किसी को लोन दिए, इन्वेस्टमेंट। क्लियर? आइए नेक्स्ट टॉपिक, ये भी डिस्कस हो चुका है, बोलो क्या लिखा हुआ है, an item that doesn't require a cash flow. आवाज बंद करो। An item that doesn't require a cash flow is not shown in the cash flow statement. देखो 4-5 एग्जाम्पल भी दिया मैंने वहां। शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जर्नल एंट्री करो ना, आप बिल्डिंग परचेज करके लाओ, बदले में किसी को शेयर इश्यू कर दो। जर्नल एंट्री बोलो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैश फ्लो हुआ, बैलेंस शीट में हड़कम मच गया, यस और नो, बिल्डिंग बढ़ गई, शेयर कैपिटल बढ़ गया, कैश फ्लो का बाल भी भांका नहीं हुआ। तो यही बोलते हैं हम लोग कि कोई आइटम बैलेंस शीट पीएल में हड़कम मचा सकता है, पर कैश फ्लो में आने के लिए तो कैश फ्लो का होना जरूरी है। बोनस इश्यूड, रिजर्व गिर गया, कैपिटल बढ़ गया, कैश फ्लो कहां है? जबकि वही शेयर इश्यूड फॉर कैश, अरे यहां भी तो शेयर इश्यू हुआ यार, बोनस में भी यहां भी तो शेयर इशू हुआ, बिल्डिंग परचेज में, ये सब कैश फ्लो में नहीं आ रहा है, बट वही शेयर आप आईपीओ में इशू करा दो, फट से कैश फ्लो स्टेटमेंट में लाना पड़ेगा। वैसे एक एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्टिबल डिबेंचर, नाम तो सुना ही होगा। तो डिबेंचर अगर कन्वर्ट होकर इक्विटी बन गया तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, कैश फ्लो नहीं हुआ, जबकि बैलेंस शीट में हड़कम मच गया। सो बी वेरी केयरफुल, हर आइटम जो बैलेंस शीट एंड पी एंड एल को अफेक्ट करता है ये जरूरी नहीं है।
बोलो क्या, कि वो कैश फ्लो में आएगा। कैश फ्लो में आने के लिए कैश फ्लो का होना जरूरी है। एंड दीज आर दोज फ्यू एग्जाम्पल्स जो कैश फ्लो को इंपैक्ट नहीं करते। आइए नेक्स्ट टॉपिक, कि अगर एक सिंगल पेमेंट में 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी का पेमेंट है, मान लो आईयूसी, मेरे यहां स्टाफ है, मैंने सैलरी पेमेंट किया, आईयूसी को मैंने 3 करोड़ रुपए का लोन, 3 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो गया, 3 लाख रुपए का लोन दिया। नहीं, आईयूसी के हिसाब से ज्यादा हो गया, मेरे हिसाब से ठीक ही है। 3 नहीं, उतना तो क्रेडिट वर्दीनेस भी होना चाहिए ना। तो मान लो मैंने 3 लाख रुपए का लोन दिया, हेलो, मैंने दिया, मेरा कैश फ्लो बताना है। टोटल पेमेंट मैंने किया 3,60,000, 60,000 का सैलरी पेमेंट, 3 लाख का लोन गिवन, 60,000 ऑपरेटिंग में और 3 लाख इन्वेस्टिंग में। तो एक सिंगल पेमेंट में अगर 2-3 एक्टिविटी घुसा हुआ हो, अलग अलग करना स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। क्लियर? आइए क्या लिखा हुआ देखो, इफ देयर इज ए सिंगल रिसीट और पेमेंट इन्वॉल्विंग मल्टीपल एक्टिविटीज, सेग्रीगेट सच रिसीट्स और पेमेंट्स इनटू दोज एक्टिविटीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? विजिबिलिटी ठीक है ना? और पढ़ करके एकदम इजीली समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। अब आइए इनडायरेक्ट मेथड वाला बातचीत, जिसका बहुत सारा बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसको थोड़ा डिटेल में आपके सामने खोल के रखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का कहानी पहले हमको बताओ, क्या इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड बोलना है आपको? हाँ, क्या इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग एक्टिविटी में भी होता है? तो किस में होता है? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? प्रॉफिट को कन्वर्ट करके सीएफओ बनाया जाता है या सीएफओ तक लाया जाता है। और वही काम डायरेक्ट मेथड में अगर करें तो जो 5 आइटम हैं, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर वगैरह, वो लिख दो तो सीधे सीएफओ आ जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? फिर से पीबीटी को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या क्या आइटम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है? द आंसर इज 3 बड़ा बड़ा आइटम्स। आइटम नंबर 1, ऑल द नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आइटम नंबर 2, उल्टा पलटा मैं कर सकता हूं। आइटम नंबर 2, ऑल द नॉन कैश आइटम्स। एंड आइटम नंबर 3, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर हो क्या रहा है? द आंसर इज कुछ नहीं बेटा, प्रॉफिट कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। प्रॉफिट की प्रॉब्लम क्या है बोल तो? वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनती है। प्रॉफिट की प्रॉब्लम क्या है बोल तो? उसमें हर आइटम, चाहे इन्वेस्टिंग हो, फिनांसिंग हो, ऑपरेटिंग हो, सब घुस जाता है। जल्दी बोलो। प्रॉफिट की प्रॉब्लम बोलो तो उसमें कैश, नॉन कैश सारे आइटम घुस जाते हैं। ये सुन लो। तो हम लोग को क्या करना है अभी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, और वो भी प्रॉफिट से। सर क्या जिद्दी है, क्यों आप प्रॉफिट से ही कैश फ्लो निकालना चाहते हो? सेबी ने बोला है। नहीं तो हम तो डायरेक्ट मेथड से खुश ही हैं जी, हमको इनडायरेक्ट मेथड में जाना ही क्यों? सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को बोला कि तेरे को तो इनडायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। तो ये पंगा में आ गए हम लोग को। और एग्जाम में क्वेश्चन ने बोला 14 मार्क्स का क्वेश्चन आना है जी, तो हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो क्या करना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करो। रेडी? सारे नॉन कैश आइटम्स, मैं रिपीट करता हूं, सारे नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करो। कैसे करना है? लेट मी डिस्कस। सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट करो और सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के आइटम को एडजस्ट करो। कैसे करना है? आई एम गिविंग यू द आइडिया। सर अगर हम कर दिए तो क्या होगा? आंसर इज कुछ नहीं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा और ये उतना ही रहेगा। क्या बोले थे? जितना डायरेक्ट मेथड का वो 5 आइटम लिख के आया था। ओके, सो रिपीट मेरे साथ कि पीबीटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बीच में हमें 3 एडजस्टमेंट्स करने हैं। तीनों के नाम बोलो। नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? सर क्यों करना है? पहला सवाल, क्यों करना है? आंसर इज प्रॉफिट लॉस के अंदर सब कुछ आता है और हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता करना है। तो एक तो कैश पता करना है, तो नॉन कैश आइटम उड़ाओ।
जल्दी। फिर मेरे को ऑपरेटिंग कैश फ्लो पता करना है, तो पीएल में जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम आ गया उसको उड़ाओ। फिर हमको वर्किंग कैपिटल चेंजेज एडजस्ट करना है, तो पीएल तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बना है, मेरे को तो कैश कॉन्सेप्ट का कैश फ्लो निकालना है, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल चेंजेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सो रिपीट एक बार और, अंडर इनडायरेक्ट मेथड वी स्टार्ट विथ PBT, we do the adjustments of non-cash items, non-operating items and working capital changes. दिमाग में एक बात एकदम स्ट्रांगली बांध के रख लो, हम लोग बोलते हैं ना गांठ बांध के रख लो। ओके, क्या बोलिए? तो ये जो नॉन कैश आइटम है ना, जिसको आप पीबीटी से एडजस्ट करने वाले हो, अभी जो हम सिखाने वाले हैं, ये आइटम P&L में गया होना चाहिए। मन सर P&L मेरा बन चुका है क्या? अबे साले नहीं बना था तो पीबीटी कैसे पता चला? बोलो हाँ सर बन चुका है। तो वो जो नॉन कैश आइटम सब है ना, वो P&L में डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, उसने पीबीटी को डिस्टर्ब किया हुआ होना चाहिए, तब तुम एडजस्ट करोगे। अगर कोई नॉन कैश आइटम P&L में गया ही नहीं, आप उसको पीबीटी में एडजस्ट नहीं कर सकोगे। जैसे सिंपल सा बात बोलते हैं, सबसे इजी नॉन कैश आइटम है डेप्रीसिएशन, समझना, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन आपकी पीबीटी को क्या करता है? डेप्रीसिएशन प्रॉफिट को क्या करता है? गिरा देता है। क्या वो कैश फ्लो को गिराने की ताकत रखता है? नहीं। तो क्या करें? प्रॉफिट गिरी हुई है, बढ़ा दो, यही करना है। और यही काम नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हर एक आइटम के साथ करना है। ओके, सो आइए अलग अलग डिस्कशन करते हैं कि नॉन कैश आइटम में ब्रॉडली क्या क्या। अच्छा, ये भी अगेन बोल रहा हूं, इलस्ट्रेटिव लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। ब्रॉडली क्या क्या आइटम आता है? वन इज डेप्रीसिएशन, वन इज amortization and the third one is amortization of grant. ये जो डेप्रीसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, ये जो अमोर्टाइजेशन है इंटेंजिबल असेट्स का है। ये दोनों बोलना, ये दोनों तुम्हारी प्रॉफिट को गिरा देता है। अब तुम कैश फ्लो बनाने जा रहे हो तो तुम एड बैक कर दोगे। लेकिन अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, सर क्या कहानी है बोलिए? तो ग्रांट आपको मिलता है, आपने एंट्री मारा कैश अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट, फिर मान लो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ने बोला ये ग्रांट अमोर्टाइज होगा, धीरे धीरे पीएल में जाएगा। मान लो आपको ग्रांट मिला 10 लाख रुपया का, आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट, लिख दिया 10 लाख रुपया। अब आपको बोला गया 2 लाख करके पीएल में डालते जाओ। तो जब आपको कैश अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट लिखने मिला, तब तो वो कैश फ्लो हो गया। अब वो ग्रांट इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हो, फिनेंसिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हमको उसी साल कैश फ्लो में दिखाना पड़ेगा। बोलो किस साल? जिस साल ग्रांट मिला हमको, हम दिखा भी दिए। अब उसमें से 2 लाख हम पीएल में भेज रहे हैं अगले साल, तो क्या अगला साल फिर वो कैश फ्लो है? लेकिन उसने प्रॉफिट को, बोलना है बच्चों, लेकिन उसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। ऑलरेडी हम पिछला साल कैश फ्लो में साले को लिख चुके हैं, तो अभी क्या करें? कटा दीजिए, दैट्स इट। यही काम करना है। क्लियर? तो नॉन कैश आइटम में जो ब्रॉडली आइटम्स आती है, आप लोग रिपीट करो मेरे साथ। वन इज depreciation of tangible assets, one is amortization of intangible assets and the third one is amortization of grant. आंसर दीजिएगा। ये एड बैक होता है। बोलो क्यों? क्योंकि इसने प्रॉफिट को गिराया, हम उस गिरी हुई प्रॉफिट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाए हैं। ये भी एड बैक होता है, रीजन इज सेम, लेकिन ये लेस होता है क्योंकि इसने प्रॉफिट को बढ़ाया। रिसीट साइड का आइटम है, इसने प्रॉफिट को बढ़ाया, हम गिरा देंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग एक बात बोलो, अगर मैं प्रॉफिट से इस 3 आइटम को एडजस्ट कर देता हूं तो मैं कैश फ्लो की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा हूं? बोलो ना क्या? तो नॉन कैश आइटम को अगर मैं उड़ा दिया तो कैश आइटम ही तो बचा बच्चा। यस और नो? तो ये नॉन कैश से कैश की तरफ, माने P&L में तो सब आता है ना, तो हम लोग नॉन कैश को उड़ा दिए तो कैश की तरफ मूव कर गए। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। नॉन कैश आइटम के बाद मैंने आपको बोला था नॉन ऑपरेटिंग आइटम और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का भी एडजस्टमेंट करना है। क्यों करना है धीरे धीरे आपको समझ में आ ही रहा होगा। अपन अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। गुड, उसके बाद पेज सेट करते हैं। आ गया नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, दिख रहा है बोर्ड पे ठीक से?
एक बार पहला आइटम का नाम पढ़िए। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में पहला आइटम का नाम है इंटरेस्ट इनकम, और सोचिए थोड़ी देर कि इसने पीएल को क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा। प्रॉफिट बढ़ाना गलत नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट इनकम है, इनकम तो पीएल में जाएगा ही, पर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम माने इंटरेस्ट का मिला भी होगा पैसा। अगर मान लो रिसीव्ड हो गया ये पैसा, तो ये कौन सी एक्टिविटी का कैश फ्लो है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है ना। अब अगर पीबीटी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वहीं से मेरे को ऑपरेटिंग कैश फ्लो पता करना है, इनडायरेक्ट मेथड तो मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो पता कर रहा हूं ना, तो मेरे को नॉन ऑपरेटिंग आइटम सबको उठा के हटाना या फेंकना या निकालना होगा कि नहीं। अब सारे आइटम आप देखिए, ये लोग ऑपरेटिंग नहीं है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। इंटरेस्ट पढ़ो, एक्सपेंस फिनांसिंग आइटम है, पी&एल को इसने गिराया है, हम एड बैक करेंगे। डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग आइटम है, पी&एल को इसने बढ़ाया है, हम गिरा देंगे। और मत बोलो, अब आप बोलने के लायक हो गए हो, डोंट स्पीक। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड सेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड सेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये जो हमारा सेकंड वाला एक्सरसाइज था, नॉन कैश आइटम के बाद नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाला जो एक्सरसाइज था, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि भाई पहला में नॉन कैश हटा करके कैश की तरफ मूव किए, फिर उसके बाद हमने नॉन ऑपरेटिंग को हटा दिया तो खाली ऑपरेटिंग बच गया, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। बट अभी भी एक प्रॉब्लम रह गया, पी&एल बना है अक्रूवल बेसिस पे, कैश फ्लो में मेरे को कैश पता करना है, तो हमको क्या करना होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करना होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक समझना। मान लो मेरा ओपनिंग डेटर था 4 लाख, क्लोजिंग डेटर है 3 लाख। एक मिनट, हाँ क्या बोला, ओपनिंग डेटर है 4 लाख, क्लोजिंग डेटर है 3 लाख, और मान लो क्रेडिट सेल हुआ 50 लाख। डायरेक्ट मेथड में अगर मैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर बोलूंगा तो क्या होगा, देखो और कैलकुलेट करो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर, ये ओपनिंग डेटर है, ये क्लोजिंग डेटर है, 50 लाख का क्रेडिट सेल है। अगर मैं आपसे पूछूं कलेक्शन कितना हुआ इस साल, 51 लाख, 4 लाख प्लस 50 माइनस 3, बच्चा बच्चा कर लेते हैं काम। 51 लाख का कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, डायरेक्ट मेथड में 51 लिख दिए। इनडायरेक्ट मेथड की प्रॉब्लम सोचो, पीबीटी से स्टार्ट किए। पीबीटी में 50 लाख का सेल लिखा होगा, पीबीटी सेल। अब उस 50 को साले को हमको तो 51 बनाना है, 51 कलेक्शन हुआ है ना, तो हम 51 कैसे बनाएंगे पीबीटी से, बिकॉज 50 तो अक्रू हुआ ना, बट कैश तो 51 है ना, तो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करके करेंगे कि मेरा डेटर 1 लाख रुपया से गिर गया, मेरा वर्किंग कैपिटल का आइटम 1 लाख रुपया से गिर गया, तो मेरे को कैश फ्लो हो गया, इनफ्लो हो गया, तो 1 लाख का कैश फ्लो को बढ़ा देंगे। तो पी&एल क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे बनता है, उसको कैश बेसिस में लाने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? इसके अंदर डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स बोलते जाओ, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और इन्वेंट्रीज, इन सारा का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ बच्चों, यहां पे एक बात बहुत सीरियसली याद रखना कि सिर्फ ये सब आइटम नॉट ये सब आइटम आर रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड पेएबल, देखिए यहां पे नहीं है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में याद रखिएगा, यही 7 आइटम का एडजस्टमेंट होना चाहिए। क्यों सर, उनका एडजस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस आइटम को ही फेंक दिए थे ना, इंटरेस्ट इनकम को ही उठा के फेंक दिए थे पीएल से, उस अक्रूड वाले आइटम को ही फेंक दिए थे उठा करके। यू गॉट द पॉइंट? तो उसका वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ और रोल नहीं रहेगा। ये एकदम क्लियर कट याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 7 आइटम आता है गिनती का। क्या क्या 7 आइटम है, रिपीट करो मेरे साथ। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और स्टॉक। ओके, नीचे। सो ये टॉपिक भी यहां पे खत्म होता है। मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं और इसी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ऊपर 2 छोटे छोटे पैराग्राफ मेरे और हैं,
आइए उनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखिए यहां पे मैंने क्या बनाया, अगेन डिजाइन बनाया छोटा सा। देखो अगर असेट गिरा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा, अभी भी मैं एक जगह पे सिस्टमैटिक नहीं हो पाया हूं, सब कुछ सेट कर दिया, इस जगह पे थोड़ा गड़बड़ होता है। आइए बोलिए, अगर डेटर गिरा, 4 लाख का डेटर ओपनिंग में था, वो 3 लाख बन गया, पैसा मिल गया। अगर डेटर बढ़ गया, आउटफ्लो बोल दीजिए। क्लियर? सो असेट इज डिक्रीज्ड इनफ्लो एंड असेट इज इंक्रीज्ड आउटफ्लो। क्रेडिटर 4 लाख से 3 लाख हो गया, हमने पे कर दिया, तो इफ अ लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड आउटफ्लो एंड लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड इनफ्लो, जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। बिकॉज वर्किंग कैपिटल में साला स्टॉक भी है, डेटर भी है, क्रेडिटर भी है, बीआर भी है, बीपी भी है, तो किसको इनफ्लो किसको आउटफ्लो बोलेंगे, तो ये फंडा लगा लेने का है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहां पे मैंने लिख के दिया है कि डोंट एडजस्ट, ये डिस्कस कर चुका हूं मैं, खाली आपको पढ़ना है मेरे साथ। क्या लिखा देखो, डोंट एडजस्ट अदर करेंट असेट्स एंड अदर करेंट लायबिलिटी आइटम्स हियर लाइक इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, टैक्सेस पेएबल, डिविडेंड रिसीवेबल, क्योंकि आइटम को कैश फ्लो में हम लोग ऐसे भी अलग से दिखाते हैं। और एक बात, डोंट एडजस्ट एनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स हियर, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लास्ट में, उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग कैश होता है, पर वर्किंग कैपिटल के साथ नहीं होता, अलग से लास्ट में लिखना पड़ता है। सो हियर वी फिनिश आवर इनडायरेक्ट मेथड का कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेशन का डिस्कशन। ओके, सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और 8th नंबर पैराग्राफ पे थोड़ी देर के बाद जाते हैं। So let us take a break of 2 minutes. So अब नेक्स्ट अपना पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 8, और ऑलरेडी हम इस चीज के बारे में पहले आपको बोल चुके हैं। जानते हो क्या चीज के ऊपर है? मैंने आपको बोला था कि पीबीटी में आप जब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडलेस करते हो ना, तो ये इंश्योर कर लेना कि वो आइटम पीएल का है। अगर कोई आइटम पीएल में नहीं गया तो आपको उसको पीबीटी में प्लस माइनस करने का हक नहीं है। मतलब किसी ने अगर पीबीटी को नहीं गिराया, आप ऐड नहीं कर सकते। किसी ने पीबीटी को, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का बात बोल रहा हूं, किसी ने पीबीटी को नहीं बढ़ाया, आप गिरा नहीं सकते। इस चीज को एकदम क्लियर कट दिमाग में रखिएगा। इसी बात को यहां पे हाईलाइट करके मैंने बोला है, और इसके लिए एग्जांपल मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का लिया है। ओके, तो सर क्या एग्जांपल आपने लिया है? मैंने बोला कि इफ देयर इज अ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट हैज बीन एडजस्टेड अगेंस्ट द पीएनएल और अदर रिजर्व्स। अब आप तुरंत बोलेंगे सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो पीएल में ही जाता है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल जाता है, जाता है। तो सर पीबीटी को तो गिराया होगा? हाँ गिराया होगा। तो सर हम तो एड बैक करेंगे। अरे कर लेना, वही मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर वो पीएनएल में नहीं गया, अदर रिजर्व से एडजस्ट हुआ है तब, अगर उसने पीबीटी को डिस्टर्ब नहीं किया तब, अगर आपके अकाउंटेंट ने बोला कि नहीं मैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को जनरल रिजर्व में एडजस्ट करूंगा, मैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करूंगा, अलाउड नहीं है, पर मान लो उसने किया, तो भी क्या तुम पीबीटी में एड बैक कर दोगे? उसने पीबीटी को गिराया ही नहीं तो तुम कैसे एड बैक कर दोगे? तो हम यही वाला बात जो पहले बोल चुके थे उसको एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन करने का कोशिश की है। क्या बोले कि अगर कोई आइटम ने पीएनएल को डिस्टर्ब नहीं किया, पीबीटी को गिराया बढ़ाया नहीं, फिर वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम पीबीटी को एड बैक करने के भी काम में नहीं आएगा। क्लियर है? आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इफ इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट पीएनएल एंड इट हैज रिड्यूस्ड पीबीटी, देन ओनली वी विल एड इट बैक एज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एंड ऑलरेडी ये वाला बात हम पहले कर चुके थे, अच्छा से पैराग्राफ राइटिंग बाद में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बहुत सिंपल बात है, और ये वाला बात ना बेटा AS3 में लिखा हुआ नहीं है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली पॉइंट है। इवन ऊपर वाला 8 नंबर वाला बात भी AS3 में लिखा हुआ नहीं है। पहले सारी बातें AS3 में लिखी हुई थी, ये बात स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए आपके नोट्स में है। ओके, क्या लिखा हुआ है
कि अगर क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है कि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करोगे। अगर 2 बैलेंस शीट खाली दिया हुआ है और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो नहीं बना पाओगे, आपको इनडायरेक्ट मेथड से ही जाना होगा। बोलो क्यों? सेल नहीं मिलेगा, पीएल नहीं दिया हुआ है, सेल नहीं मिलेगा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर या कैश सेल निकाल नहीं पाओगे, तो डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो नहीं बना पाओगे। तो मैंने लिखा अगर 2 बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या लिखा बोलो? वी कैन, अरे पढ़ो, ओनली फॉलो इनडायरेक्ट मेथड। और अगर ऐसा करेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक है, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देगा क्वेश्चन में, क्योंकि पीएल नहीं दिया हुआ है, 2 बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो 2 बैलेंस शीट से पीबीटी कैसे निकालेंगे? आंसर इज रिजर्व सरप्लस के चेंजेस को ध्यान देंगे। पहले पी एंड एल के चेंज से निकालेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब ये सोचेंगे कि ये जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, ये तो आफ्टर अप्रोप्रिएशन, आफ्टर टैक्सेस, सबके बाद है बैलेंस शीट। सोचो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में पी एंड एल बैलेंस मान लो 4 लाख और 5 लाख लिखा हुआ है, तो ये तो आखिरी प्रॉफिट है ना, 1 लाख रुपया, मतलब सब कुछ डिडक्ट कर लेने के बाद, और मेरे को पीबीटी चाहिए, ये तो पीएटी है, और इवन आफ्टर डिडक्टिंग जनरल रिजर्व एंड एवरीथिंग, तो हमको वहां से पीबीटी लाने के लिए बैक कैलकुलेशन करना होगा। क्या करना होगा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख लिखना होगा, जितना रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ एड बैक करना होगा। बोलो एड बैक क्यों करना होगा? क्योंकि यहां प्रॉफिट गिरा हुआ है, बढ़ाना पड़ेगा। तो तुरंत आप बोलोगे सर ये तो नॉन कैश आइटम हो गया। नहीं, पीबीटी निकाल रहे हैं हम लोग, ये पीबीटी के बाद के एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशंस वगैरह हैं, और अभी हम लोग पीबीटी ढूंढ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर पीबीटी तो दिया हुआ रहेगा, अगर पीबीटी नहीं दिया हुआ रहे तो क्या करें? ढूंढ के तो इनडायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालो, जितने रिजर्व में ट्रांसफर किए पैसे उसको एड बैक करो, टैक्सेस का जितना प्रोविजन बना है उसको एड बैक करो, और जितना डिविडेंड डिक्लेयर किए उसको एड बैक करो। सर तीनों को ही एड बैक क्यों करना है? बोलो देख देख के। ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट गिर गया, एड बैक करना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना, जर्नल एंट्री होता है पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट गिर गया, एड बैक करना होगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, पीएनएल टू डिविडेंड पेएबल, या सरप्लस टू डिविडेंड पेएबल जो बोलते हो, प्रॉफिट गिर गया, एड बैक करना होगा। तो पीबीटी ऐसे करके निकलेगा। अगर 2 बैलेंस शीट दिया हुआ है, वहां से इनडायरेक्ट मेथड का सम बनाना है, पीबीटी नहीं दिया हुआ है, ऐसे पीबीटी पीएल से मिलता है, पर अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे करके पीबीटी निकालना पड़ेगा। और अगर 2 बैलेंस शीट के साथ पीएल दिया हुआ है, जवाब दो। नहीं, निकल तो जाएगा, बट डायरेक्ट मेथड का भी कैश फ्लो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है, इनकम का अमाउंट दिया हुआ है, सेल है, परचेज है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर सब निकल जाएगा। तो एक बार क्लोजिंग रिमार्क्स दो मेरे को। अगर सिर्फ 2 बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओनली इनडायरेक्ट मेथड बनेगा, डायरेक्ट मेथड से सम बन ही नहीं पाएगा। बट अगर 2 बैलेंस शीट के साथ पीएल दिया हुआ है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से हम सम बना सकते हैं, क्योंकि 2 बैलेंस शीट भी तो दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट तो एनीवे बनेगा, साथ में डायरेक्ट भी बन सकता है। ओके, आई मैं अपने अगले 2 आखिरी टॉपिक पे चलता हूं। वन इज बिजनेस कॉम्बिनेशन या बिजनेस एक्विजिशन या अमलगमेशन, कुछ भी बोल दो, एंड अनदर इज फॉरेन करेंसी फ्लोस। ओके, सो क्या आइडिया है? थोड़ा सा पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। कर लिए, जगह पे ले आते हैं, ले आए, पेन छोड़ दे, कॉपी छोड़ दीजिए, वो मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, खाली ध्यान दो यहीं पे। बिजनेस एक्विजिशन, अमलगमेशन, नेटो गुडविल पीसी, नाम तो सुना होगा। मान लीजिए, यहां बोर्ड पे लिखता हूं, मान लीजिए हमने किसी का बिजनेस एक्वायर किया, फिक्स्ड असेट 300 करोड़ का लिए, स्टॉक 200 करोड़ का लिए, टोटल नेटो 500 करोड़ का लिए। नेटो वर्ड याद है? पीसी पेमेंट किए 600 करोड़ का, 100 करोड़ का गुडविल आया। हाँ तो बोलो, पूरा 600 करोड़ का पेमेंट कैश में किए,
कैश फ्लो में कुछ भी आएगा कि नहीं? आएगा ना, कुछ तो कैश फ्लो हुआ है कि नहीं कंपनी के पॉकेट से? बोलिए, आउटफ्लो हुआ है कि इनफ्लो हुआ है? सर आउटफ्लो हुआ। आप कुछ खरीदे हैं, गजब करते हो यार। यहां जहर खरीदो पैसा का आउटफ्लो होता है, हाँ तो धंधा खरीद लियो। आउटफ्लो हुआ है ना, कितने करोड़ रुपए का? 600 करोड़। ये कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस था? दिख रहा है तो 600 करोड़ का कैश पेमेंट हुआ है, क्लियर ही तो है। पहला क्वेश्चन कि सर जब बिजनेस एक्विजिशन में, अच्छा मैं 3 नाम बोलूंगा, बिजनेस एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमलगमेशन, एक ही बात है। अमलगमेशन एएस का नाम है, बिजनेस कॉम्बिनेशन सीए फाइनल में एएस का नाम है, और बिजनेस एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन या अमलगमेशन उसमें बिजनेस एक्विजिशन ही होता है। तो अगर 3 में से कोई भी नाम निकले, एक ही सिनोनिम है, ओके। तो हमको बताओ कितने करोड़ का पेमेंट हुआ, कैश फ्लो में दिखाओगे। अब ये कौन सी एक्टिविटी है? इधर मत देखो और सोचो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्यों सर? बिजनेस है। अरे बिजनेस कर नहीं रहे हो, खरीद रहे हो। उसके बाद जब बिजनेस करोगे तो सेल परचेज आएगा। अब वाला आपने टेक्सटाइल का बिजनेस खरीद लिया किसी का, अब जब टेक्सटाइल बेचोगे ना तब सेल आएगा, तब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। लेकिन अब जो किसी का टेक्सटाइल बिजनेस खरीदे उसके लिए जो आप पैसा दिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बता दिए आपको। अब मान लो ये जो 600 करोड़ का कैश पेमेंट हुआ ना, नाटो में यहां पे स्टॉक की जगह अगर कैश होता, डोंट रीड इट, बुद्धि लगाओ। 400 करोड़ का ही तो नेट फ्लो हुआ ना, तो 400 करोड़ का कैश फ्लो दिखा दीजिए। मतलब अगर उसका बिजनेस एक्वायर करते समय उसके पास से भी कुछ कैश आ गया, और हम तो कुछ कैश देंगे ही, तो हम जो कैश देंगे और उसके पास से जो आया नेट करके कैश फ्लो में दिखा दीजिएगा। एंड 2 बड़ा टॉपिक नंबर 1, उसके बाद जब आप 600 करोड़ रुपया कैश फ्लो में दिखा रहे हो पेमेंट फॉर बिजनेस एक्विजिशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो फिर 300 करोड़ रुपया का फिक्स्ड असेट परचेज को दोबारा कैश फ्लो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि यही तो बिजनेस एक्विजिशन का पार्ट के रूप में आया है। यस और नो? तो बी वेरी केयरफुल कि बिजनेस एक्विजिशन में जो असेट एक्वायर होती है उस असेट एक्वायर्ड को कैश फ्लो में दिखाने का हक नहीं है, क्योंकि आप तो बिजनेस एक्वायर्ड को कैश फ्लो में दिखला रहे हो, तो उनको हटाना पड़ता है, उसको कैश फ्लो में दिखाना आपको अलाउड नहीं है। सिमिलरली अगर आप ये 600 करोड़ का पेमेंट मान लो 400 करोड़ कैश में किए होते और 200 करोड़ रुपए शेयर इशू किए होते, ये बोलना बहुत इजी है कि 400 करोड़ कैश फ्लो में दिखाते, ये टॉपिक ही नहीं है। तो सर टॉपिक क्या है? ये 200 करोड़ का शेयर इशू जो हुआ ये भी कैश फ्लो में नहीं आएगा, बिकॉज आपको बिजनेस एक्वायर हुआ ना, यू डिडंट इशू शेयर फॉर कैश, यू एक्वायर्ड बिजनेस फॉर कैश, यू एक्वायर्ड बिजनेस बाय इशूइंग 200 करोड़ का शेयर, तो ये शेयर इशू कैश फ्लो में नहीं आएगा। तो सर ब्रॉड में बात बताइए ना, बड़ा लेवल पे 4 बात है टोटल। बिजनेस एक्विजिशन करते समय हम जो कैश पेमेंट करेंगे वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। 2, वहां से अगर कुछ कैश इनफ्लो हुआ, माने नेटो में कोई कैश, नेटो याद तो होगा, नेट एसेट टेकन ओवर, वहां से अगर नहीं है तो नेट एसेट टेकन ओवर एक वर्ड है, जो एसेट हम लोग वहां से लिए, उसमें अगर कोई कैश आया नेट करके कैश फ्लो में दिखा देंगे। पर जो पेमेंट की है वो बिजनेस क्या नाम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। 3rd पॉइंट, बिजनेस एक्विजिशन के साथ जो एसेट परचेज होता है उसको हम लोग कैश फ्लो में नहीं दिखा सकते, बिकॉज वो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है, बिजनेस एक्विजिशन है। एंड लास्ट, बिजनेस एक्विजिशन में जो शेयर इशू करते हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इशू ऑफ शेयर का फिनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। इसको सुंदर से हमने बोर्ड पे लिखा है, चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। पहला, ओनली दी पेमेंट मेड इन कैश टू बी शोन, पेमेंट मेड इन कैश टू दी वेंडर, टू दी वेंडर हो गया, टू दी वेंडर विल बी शोन एज एन आउटफ्लो एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Assets and liabilities acquired during these transaction shall not be shown in the cash flow statement। जो मैंने बोला ये फिक्स एसेट परचेज कैश फ्लो में नहीं आएगा।
थर्ड, शेयर्स इश्यू टू द वेंडर विल नॉट बी शोन एज इश्यू ऑफ शेयर्स इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड लास्ट, वेंडर के पास अगर कोई कैश था जो हम लोगों ने लिया, नेट करके कैश फ्लो में दिखलाएंगे. इज इट ओके? अब हम तुम्हारा छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं. क्या? कि मान लो ये गुडविल बाद में मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी. इस गुडविल का परचेज को हमको अलग से कैश फ्लो में दिखाना अलाउड नहीं है, बिकॉज बिजनेस एक्विजिशन का कैश फ्लो है, बिजनेस एक्विजिशन का असेट है. लेकिन ये गुडविल अगर बैलेंस शीट में 80 करोड़ में दिखाया हुआ है, तो 20 करोड़ का गुडविल अमोर्टाइज हो गया है. अगर गुडविल अमोर्टाइज हो गया है तो पीबीटी, बोलो बोलो, पीबीटी गिर गया है. हाँ, याद करो. अगर पीबीटी, वो कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग 1-1.25 घंटा पढ़े हैं, तो वो पीबीटी को गिरा दिया है. तो जब आप इनडायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो बनाओगे तो वहां ऐड बैक करना पड़ेगा. आप बोलना मत कहां पढ़े थे, वहीं जहां पर पढ़े थे वहीं पर. ओके, सो ये बिजनेस एक्विजिशन का या बिजनेस कॉम्बिनेशन का कैश फ्लो इंपैक्ट है. पैराग्राफ का नाम मैंने दिया बिजनेस एक्विजिशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट. समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने रख दिया. ओके, एंड नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक. सुंदर डिजाइन से बनाया, देखो. फॉरेन करेंसी कैश फ्लो. 3 पैरा में, छोटा छोटा 3 पैरा में आपको समरी के फॉर्म में देता हूं. पहला, अगर कोई कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में हुआ, फॉरेन करेंसी में कैश फ्लो कैसे होगा? मान लो किसी को एक्सपोर्ट किए गुड्स, वहां से डेटर हमको पैसा दिया, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बोलो तो, अगर मान लो किसी को मैंने $100 का माल एक्सपोर्ट किया, $100 का माल एक्सपोर्ट किया 10th मई को, कलेक्शन आया 10th जून को, 1 महीना बाद पैसा आया. 10th मई को $1.80 था, 10th मई को. 10th जून को $1.90 था. मेरा साल का कैश फ्लो कितना है? पैसा आ गया, $100 आ गया. 10 मई को माल बेचे, 10 जून को पैसा आया. चल जर्नल में दे देता हूं. 10 मई को माल बेचे, डेटर्स टू सेल्स ₹8,000. जल्दी 10 जून लिखूं क्या कि समझ में आ रहा है? 10 जून को पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, टू डेटर 8,000, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन 1,000. लिखूं क्या बेटा? विजुअलाइज हो पा रहा है? कैश फ्लो कितना है? 9,000 है ना, दिख रहा नहीं है क्या सामने? तो इंस्टीट्यूट ने AS3 में क्या लिख के दिया मालूम? 1 लाइन. वो भी क्या बोला कि जिस दिन कैश फ्लो होता है ना, जिस दिन माल बिकता है वो दिन नहीं, जिस दिन रियलाइजेशन होता है ना डेटर से, उस दिन का एक्सचेंज रेट रेलेवेंट है कैश फ्लो पता करने के लिए. तो बच्चा लोग बोलता हम लोग जानते हैं, उसी दिन तो रुपया आता है, तो उस दिन के हिसाब से ही तो रुपया आएगा. जिस दिन का डॉलर, माने जिस दिन रुपया आएगा उस दिन का ही तो डॉलर का रेट रेलेवेंट रहेगा कैश फ्लो पता करने के लिए. 8,000 रुपया थोड़ी मिला है हमको, 9,000 मिला है. 8,000 का माल बेचे थे, पर पैसा जब आया तब तो फॉरेन एक्सचेंज गेन के साथ में आया ना, तो पैसा तो 9,000 आया ना. बोलिए हाँ. तो ये पहला बात इंस्टीट्यूट ने जो AS3 में लिख के दिया, वो बोला, पूरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है. उन्होंने बोला कि कैश फ्लो उस दिन का लेन, बोर्ड पे दिख रहे ना सर, ठीक? और इसको 2 कर दिए थे ना, बड़ा कर दिए थे ना? नहीं, ओके, तो बड़ा कर देते हैं, ऐसा क्या है? ओके, इतना बड़ा हो गया ना, बस मत ही पूछो. इधर आ जा. तो उन्होंने एक चीज बोला कि इट इज शोन बाय कन्वर्टिंग द फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रुपीज यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ कैश फ्लो, नॉट ऑन द डेट ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, बट ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन. और लॉजिकल है पूरी बात. अब इसमें एक लोचा है सुंदर सा, और ये लोचा एस में लिखा हुआ नहीं है. नहीं समझे? ये हम लोगों को, स्टूडेंट लोगों को समझाने के लिए अलग से लिख के देना पड़ता है. बोलो क्या? अगर हम, रिपीट, अगर हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना रहे हैं, पहला ये चीज तो क्लियर हो गया, 9,000 कैश फ्लो है. अगर हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्या समझे,
और फॉरेन एक्सचेंज गेन रियलाइज्ड 8 और 1 ऐसे करके हमको लिखना चाहिए। सर सीधा 9000 ही कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख दीजिए ना, आपका जाता क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज गेन रियलाइज्ड जो है ये कितना इंपॉर्टेंट आइटम है कि पीएल में भी और कैश फ्लो में भी अलग से लिखना जरूरी है। जैसे टैक्सेस को अलग से नहीं लिखते हैं क्या, वैसे इसको भी अलग से लिखना जरूरी है। तो हम लोग अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं कि भाई प्लीज याद रखना कि इसको ब्रेकअप करके लिखना। 9000 कैश फ्लो है, तुम्हारा ही बात लिख रहे हैं, लेकिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर को और फॉरेन एक्सचेंज गेन रियलाइज्ड को ब्रेकअप करके माने तोड़ के लिखना है। बोलो हाँ। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हो, रुकना, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है, तो आपके पीबीटी में इनडायरेक्ट मेथड समझे, पीबीटी वाला, आपके पीबीटी में ये 1 लाख रुपए आया है, हुआ है कि नहीं बताओ, है ना? ये इसको हटाना मत। क्यों बोलो? सर एक तो ये रियलाइज्ड है, कैश में आ गया पैसा, और ये ऑपरेटिंग भी है क्योंकि डेटर से कनेक्टेड है, इसको हटाना मत। अगर इसको नहीं हटाओगे तो प्रॉफिट के अंदर वो 1000 है और बाकी 8000 डेटर के अंदर है, तो वहां से ये काम चल जाएगा। लेकिन अगर यही इनडायरेक्ट माने यही पैसा अनरियलाइज्ड होता तो कैश फ्लो में तो आप 1 रुपया भी दिखा नहीं पाओगे। और अगर इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे तो पीबीटी बढ़ा हुआ होगा, बिकॉज डेटर को रीस्टेट किया गया जाता है ईयर एंड के अंदर। ब्रांचेस वगैरह में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो बाद में पढ़ लेंगे। तो वहां पे जो पीबीटी बढ़ा हुआ है उसमें से अनरियलाइज्ड गेन को हटाना पड़ता है। तो छोटा सा 2 पैराग्राफ मैंने वहां पे बना करके दिया आप लोगों को, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इफ देयर इज ए फॉरेन एक्सचेंज गेन दैट इज रियलाइज्ड, इट इज इंक्लूडेड इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और प्लीज इस तरह से, ओके। और फिर उसके ऊपर तीसरा पैराग्राफ मैंने बना करके दिया, इफ देयर इज ए फॉर, अच्छा ये गेन ना लॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। गेन के लिए पैराग्राफ जितना एप्लीकेबल है, लॉस के लिए उतना ही एप्लीकेबल है। सो इफ देयर इज ए फॉरेन एक्सचेंज गेन दैट इज अनरियलाइज्ड, देन इट इज नॉट टू बी शोन इन दी कैश फ्लो स्टेट। क्योंकि पैसा मिला ही नहीं तो कैश फ्लो में हम दिखाएंगे कैसे? गॉट द पॉइंट? एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए और इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज गेन के ऊपर। मान लो हमने $100 का माल किसी को एक्सपोर्ट किया, $1 80 रुपया था, और ये एक्सपोर्ट किए हम 4 मार्च को। जर्नल एंट्री मारे हम डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोर्ड पे लिख नहीं रहे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8000 रुपीज। ईयर एंड आया 31 मार्च, $1.90 का हो गया। हमको डेटर्स को रीस्टेट करना पड़ेगा, बीइंग ए मॉनेटरी आइटम। जो भी फॉरेन करेंसी की एसेट लायबिलिटी होती है रीस्टेट करना पड़ता है उनको, डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का रूल्स। तो हमने रीस्टेट किया और डेटर को बैलेंस शीट में 9000 कर दिए। जवाब दीजिए, 9000 करेंगे तो गेन लिखना पड़ेगा कि नहीं पीएल में? एक असेट को बढ़ाओगे तो गेन लिखना पड़ेगा कि नहीं पीएल में? पैसा मिल गया है, 9000 आ गया घर में, पीबीटी बढ़ गया कि नहीं ये बताओ? इनडायरेक्ट मेथड से अगर कैश फ्लो बनाओगे, डायरेक्ट मेथड में तो बोलना इजी है, पैसा नहीं आया कैश फ्लो में मत लिखो। डायरेक्ट मेथड में तो इजी है ना बोलना कि पैसा नहीं आया कैश फ्लो में मत लिखो। इनडायरेक्ट मेथड की प्रॉब्लम बताओ, पीबीटी बढ़ा हुआ है, 1000 रुपया से गिराना पड़ेगा। क्लियर है? वही मैंने लिखा, इफ देयर इज ए फॉरेन एक्सचेंज गेन दैट इज अनरियलाइज्ड, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। रहेगा ध्यान? सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट रिवीजन नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डिस्कशन। हाँ चलो अनुपम, हो गया क्लास, बंद करते।